अस्सलाम वालेकुम। आज हम एसओसी 609 के लेसन नंबर 11 को देखेंगे, जिसमें हमने मेथोडोलॉजी एंड रिसर्च डिज़ाइन को पढ़ना है, जिसका टॉपिक हमने 34 से 36 तक पढ़ना है। तो चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। अब हम बात करेंगे मेथोडोलॉजी एंड रिसर्च डिज़ाइन के बारे में। देखिए, क्वालिटेटिव रिसर्च में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ कॉन्सेप्ट्स होते हैं, यानी कि आइडियाज़ होते हैं, नंबर्स नहीं होते। मेथोडोलॉजी क्या होती है? मेथोडोलॉजी हमें ये बताती है कि रिसर्च की सोच और फिलॉसफी पर बेस्ड है, यानी रिसर्च का बेसिक नज़रिया क्या है। इसमें दो इंपॉर्टेंट फाउंडेशंस होती हैं, एक ओंटोलॉजिकल फाउंडेशन, दूसरा एपिस्टेमोलॉजिकल फाउंडेशन। ओंटोलॉजिकल फाउंडेशन क्या होती है? ये एग्जिस्टेंस का कॉन्सेप्ट होता है, यानी ओंटोलॉजी का मतलब होता है चीज़ों का वजूद क्या है, यानी हम ये समझते हैं पेन या लैपटॉप क्या है, इनकी असल नेचर क्या है, ये चीज़ें कैसे एग्जिस्ट करती हैं। ठीक है, यानी हर चीज़ का असली एग्जिस्टेंस और उसकी नेचर को समझना ओंटोलॉजी कहलाता है। इसके बाद एपिस्टेमोलॉजिकल फाउंडेशन होती है, इसका मतलब होता है कि हम किसी चीज़ को कैसे जानते हैं, यानी पेन का यूज़ क्या है, हम उसके बारे में नॉलेज कैसे गेन करते हैं, हम चीज़ों को कैसे समझते हैं, यानी नॉलेज हासिल करने का जो मेथड है वो एपिस्टेमोलॉजी कहलाता है। अब मेथोडोलॉजी के भी दो पार्ट्स होते हैं, एक नेचर ऑफ स्टडी, दूसरा मेथड्स, या दूसरे लफ्ज़ों में कह सकते हैं रिसर्च डिज़ाइन। नेचर ऑफ स्टडी ये डिसाइड करती है कि रिसर्च क्वालिटेटिव होगी या क्वांटिटेटिव होगी। क्वालिटेटिव मतलब आइडियाज़ या एक्सपीरियंसेस, थॉट्स होते हैं। क्वांटिटेटिव जो होती है वो नंबर्स और स्टैटिस्टिक्स पर होती है। मेथड्स यानी कि रिसर्च डिज़ाइन क्या है, इस पार्ट में डिसाइड होता है कि डाटा कैसे कलेक्ट करना है, यानी इंटरव्यूज़ के थ्रू करना है, ऑब्जर्वेशंस के थ्रू, सर्वेज़ के थ्रू, कौन से टूल्स यूज़ करने हैं, डाटा एनालिसिस कैसे करना है, ये सब डिपेंड करता है रिसर्च के नेचर पर। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आपने ओंटोलॉजी, एपिस्टेमोलॉजी, मेथोडोलॉजी और रिसर्च डिज़ाइन आपने सारे याद करना होगा। इसके बाद हम आ जाते हैं लॉजिक ऑफ क्वालिटेटिव रिसर्च डिज़ाइन पर। क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव रिसर्च दोनों में लॉजिक और रीजनिंग बहुत इंपॉर्टेंट होती है, यानी हमें ये समझना होता है कि हम एक मेथड क्यों यूज़ कर रहे हैं और दूसरा मेथड क्यों यूज़ कर रहे हैं। क्वालिटेटिव रिसर्च डिज़ाइन क्यों यूज़ होती है? देखिए, क्वालिटेटिव रिसर्च तब यूज़ होती है जब हम लोगों के एक्सपीरियंसेस समझना चाहते हैं, आइडियाज़ और फीलिंग्स को एक्सप्लोर करना चाहते हैं, डीप अंडरस्टैंडिंग चाहते हैं। इसमें नंबर से ज़्यादा मीनिंग और एक्सप्लेनेशन इंपॉर्टेंट होती है। ऑब्जर्वेशंस क्यों इंपॉर्टेंट होती है? ऑब्जर्वेशन का मतलब होता है किसी चीज़ को डायरेक्ट देखना। ये इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि रियल सिचुएशन समझ आती है, इस तरह लोगों का एक्चुअल बिहेवियर देख सकते हैं हम, और डाटा नेचुरल होता है इसमें। फोकस ग्रुप डिस्कशन FGD क्यों यूज़ होती है? FGD में एक ग्रुप से डिस्कशन होती है, ये तब यूज़ होता है जब हमें डिफरेंट ओपिनियंस चाहिए होते हैं, ग्रुप की थिंकिंग समझनी होती है। लेकिन समटाइम्स ये यूज़ नहीं भी होता जब लोग ओपनली बात नहीं करते, और जब कोई टॉपिक जो है वो सेंसिटिव हो तब लोग बात नहीं करते ओपनली, इसलिए जो है वो कभी कभी ये FGD जो है वो उन सिचुएशंस में जो है वो यूज़ नहीं होते। इसके बाद की इन्फॉर्मेंट इंटरव्यूज़ आ जाता है। की इन्फॉर्मेंट इंटरव्यूज़ में ऐसे लोगों से इंटरव्यू होता है जो किसी इशू के एक्सपर्ट होते हैं। ये इसलिए इम्पोर्टेंट हैं क्योंकि ये डीप इंफॉर्मेशन देते हैं, रिलायबल और एक्सपीरियंस्ड इंसाइट्स जो है वो मिलती है हमें इनसे। इसके बाद इन डेप्थ इंटरव्यूज़ होता है। इन डेप्थ इंटरव्यूज़ बहुत डिटेल्ड होते हैं, ये तब यूज़ होते हैं जब किसी कॉम्प्लेक्स इशू को समझना हो, और जैसे कि एक्सचेंज मैरिजेस या जो है वो पर्सनल लाइफ इश्यूज़ हों, इसमें एक पर्सन से डिटेल में बात होती है। केस स्टडीज़ क्या होती है? केस स्टडी में हम एक स्पेसिफिक केस को डिटेल में स्टडी करते हैं। ये हो सकता है इंडिविजुअल बेस पर भी, कम्युनिटी बेस पर भी, या किसी इशू या प्रॉब्लम बेस पर भी। यानी जैसे कि आजकल जो है वो लोधरा में जो पार्लर में एक दुल्हन का कत्ल हुआ है, ये भी जो है वो एक केस स्टडी है। इस तरह की स्टडी को हम केस स्टडी कहते हैं। इसके बाद ग्राउंडेड थ्योरी मेथड आ जाता है, GTM तब यूज़ होता है जब कोई बिल्कुल नया फिनोमिनन हो, जिसके बारे में पहले थ्योरी ना हो। इसमें हम डाटा से ही थ्योरी डेवलप करते हैं। इसके बाद क्वालिटेटिव कंटेंट एनालिसिस आ जाता है। इसमें हम टेक्स्ट, डॉक्यूमेंट्स या इंटरव्यूज़ को एनालाइज करते हैं, लेकिन ये तब ही ऑथेंटिक होता है जब प्रॉपर लॉजिक और रीजनिंग यूज़ हो। इसके बाद हिस्टोरिकल कंपैरेटिव एनालिसिस होता है। इस मेथड में हम पुराने और नए केसेस को कंपेयर करते हैं, डिफरेंट सिचुएशंस का कंपैरिजन करते हैं। डिस्कर्ज एनालिसिस क्या होता है? इसमें हम लैंग्वेज और कम्युनिकेशन को स्टडी करते हैं, लोग कैसे बात करते हैं, क्या मीनिंग्स हिडन होते हैं वर्ड्स के पीछे। तो याद रखिएगा, क्वालिटेटिव रिसर्च में हम डिफरेंट मेथड यूज़ करते हैं, जैसे कि ऑब्जर्वेशंस, FGD, की इन्फॉर्मेंट्स इंटरव्यूज़, इन डेप्थ इंटरव्यूज़, केस स्टडी, GTM, कंटेंट एनालिसिस, हिस्टोरिकल कंपैरिजन, डिस्कोर्स एनालिसिस। अगर वो आपसे नाम पूछे तो आपने ये नाम लिख देना, अगर डिटेल में आपसे कोई भी पॉइंट्स उठा के दे दें तो आपको उनके बारे में जो डिफाइन दी हुई वो करनी होगी। ठीक है, इसके बाद हम आ जाते हैं टॉपिक नंबर 36 पर स्टूडेंट्स। इसमें होता है प्लानिंग क्वालिटेटिव रिसर्च। क्वालिटेटिव रिसर्च में प्लानिंग बहुत इंपॉर्टेंट होती है, बहुत ज़रूरी होती है, वरना रिसर्च फेल भी हो सकती है। जैसे कि फील्ड वर्क स्ट्रैटेजी है, फील्ड का प्लान,
क्वालिटेटिव रिसर्च में फील्ड वर्क सबसे इंपॉर्टेंट होता है। इसमें की इन्फॉर्मेंट्स होते हैं और स्टेक होल्डर्स। की इन्फॉर्मेंट्स कौन होते हैं? इंपॉर्टेंट लोग। और स्टेक होल्डर्स कौन होते हैं? जो रिलेटेड लोग होते हैं रिसर्चर की, जो कि वो हेल्प करते हैं। ये दोनों जो है वो रिसर्चर की हेल्प करते हैं, की इन्फॉर्मेंट्स भी और स्टेक होल्डर्स भी। अगर रिसर्चर किसी कम्युनिटी के लिए बिल्कुल नया और आउटसाइडर हो तो उसे एक कम्युनिटी रिसोर्स पर्सन की ज़रूरत होती है, जो उसे लोगों से मिलवाता है और गाइड भी करता है। जैसे कि अगर कोई पाकिस्तानी रिसर्चर अमेरिका में चला जाए तो उसे वहाँ के एक ऐसे कम्युनिटी रिसोर्स पर्सन की ज़रूरत होगी जो उसे लोगों से भी मिलवाएगा और गाइड भी करेगा उसे, ठीक है। दूसरी बात, सोशल टाइज और गेट कीपर्स होते हैं। रिसर्चर को कम्युनिटी में अच्छे रिलेशंस बनाने होते हैं, ट्रस्ट डेवलप करना होता है। गेट कीपर्स वो लोग होते हैं जो रिसर्चर को लोगों तक एक्सेस दिलाते हैं। इसके बाद टाइम प्लानिंग होती है, यानी वक्त का प्लान बनाना। टाइम इंपॉर्टेंट होता है। रिसर्चर को देखना होता है कब फील्ड विजिट करनी है हमने। मिसाल के तौर पर हार्वेस्टिंग सीजन में गांव के लोग बिजी होते हैं, इसलिए वो टाइम रिसर्च के लिए जो है वो सूटेबल नहीं होता। देन हम बात करेंगे फाइनेंस और एक्सपेंसेस की। रिसर्च के लिए पैसों का प्लान ज़रूरी है। ट्रैवलिंग कॉस्ट, होस्ट को स्मॉल गिफ्ट्स या हेल्प करना, फूड अरेंजमेंट्स हो गए। अगर रिसर्चर को हेल्थ इशू हो तो मेडिसिन भी साथ होनी चाहिए। इसके बाद रिस्क और बैकअप प्लान्स की बात करते हैं। फील्ड वर्क में रिस्क भी हो सकते हैं, जैसे कि लोग कोऑपरेट ना करें, अनएक्सपेक्टेड प्रॉब्लम्स आ जाए, तो इसलिए रिसर्चर को प्लान ए, प्लान बी, प्लान सी पहले से रेडी रखने चाहिए। इसके बाद रेस्पोंडेंट्स का बिहेवियर होता है। रिसर्च में रिसर्चर रिसीव करने वाला होता है और रेस्पोंडेंट्स इन्फॉर्मेशन देने वाले होते हैं, लेकिन कभी कभी लोग कोऑपरेट नहीं करते, इसलिए पेशेंस ज़रूरी है। देन बात करते हैं फील्ड नोट्स और डॉक्यूमेंटेशंस की। रिसर्चर को हर इंपॉर्टेंट बात नोट करनी होती है। ये नोट्स रात को या नेक्स्ट मॉर्निंग में जो है वो लिखे जा सकते हैं। इसके बाद करते हैं पर्सनल और इमोशनल मैनेजमेंट की। रिसर्चर को अपनी फीलिंग्स, लाइकिंग डिसलाइकिंग को रिसर्च पर इफेक्ट नहीं होने देना चाहिए। नहीं, जब आप किसी कम्युनिटी में जाते हैं, अगर आपको वहाँ की कोई चीज़ पसंद नहीं है तो आप वहाँ पे से जो है वो रिसर्च को छोड़ के भाग नहीं सकते, इस तरह आपकी इफेक्ट होगी। न्यूट्रल रहना बहुत ज़रूरी होता है। तो याद रखिएगा, क्वालिटेटिव रिसर्च में प्लानिंग ज़रूरी होती है। फील्ड स्ट्रैटेजी, टाइम मैनेजमेंट, फाइनेंस प्लानिंग, रिस्क मैनेजमेंट, फील्ड नोट्स, इमोशनल कंट्रोल। अगर प्रॉपर प्लानिंग ना हो तो रिसर्च फेल भी हो सकती है। क्लियर है स्टूडेंट्स? आपका लेक्चर नंबर 11 कंप्लीट हो जाता है। उम्मीद है चीज़ें क्लियर हुई होंगी। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। इजाज़त दीजिएगा। थैंक यू सो मच एंड अल्लाह हाफिज़।